थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का चित्तौड़गढ़ में पहली बार आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्वर्गीय भगवती लाल डीलीवाल की स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डीलीवाल परिवार द्वारा थैलेसीमिया एवं HLA टाइपिंग टेस्ट एवं थैलेसीमिया के स्थायी समाधान हेतु बोन मैरो ट्रांसप्लांट हेतु निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन थैलेसीमिया एवं सिकल सेल वेलफेयर सोसाइटी नीमच एवं आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में 6 जुलाई 2025 रविवार को केसरिया जैन गुरुकुल स्टेशन रोड चित्तौड़गढ़ में प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 55 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों ने अपने परिजनों सहित पहुंचकर पंजीयन कराकर शिविर में निःशुल्क HLA जांच करवाया, जिसका प्रति मरीज का खर्च 25,000 के लगभग आयोजकों द्वारा वहन किया गया। शिविर में पीड़ित बच्चों एवं उनके परिजनों का मिलाकर कुल 102 HLA जांच कर सैंपल संग्रह किया गया। शिविर में चित्तौड़गढ़ जिले के दूरस्थ इलाकों सहित प्रतापगढ़, इंदौर, जोधपुर तक के लोगों ने पहुंचकर निःशुल्क परामर्श का लाभ उठाया। ATBF संस्थापक सुनील डीलीवाल और थैलेसीमिया एवं सिकल सेल वेलफेयर सोसाइटी नीमच संस्थापक सत्येंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में इस प्रकार का यह पहला कैंप आयोजित किया गया है, जिसका मरीजों और परिवार के लोगों को सीधा निःशुल्क लाभ मिला। थैलेसीमिया के इस शिविर में अतिथि PMO डॉक्टर दिनेश वैष्णव, राम गुरनानी, डायरेक्टर भाटिया एंड कंपनी, जैन गुरुकुल अध्यक्ष राजेश वीरानी, बलवंत सिसोदिया मौजूद रहे। PMO डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने कहा कि थैलेसीमिया पर इस प्रकार का यह कैंप चित्तौड़गढ़ जिले में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने सुनील डीलीवाल के रक्तदान एवं थैलेसीमिया के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने पर उनका धन्यवाद दिया। बेंगलोर से पहुंचे डॉक्टर सुनील भट्ट ने सभी मरीजों का HLA जांच करने के बाद परिजनों को आवश्यक परामर्श प्रदान कर दवाएं लिखी। शिविर में समस्त डीलीवाल परिवार टीम ATBF ने अपनी सेवाएं प्रदान की। बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देश के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट, नारायणा हॉस्पिटल बेंगलोर द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान कर क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार में अलर्ट नेशन न्यूज के चीफ एडिटर अभियंता अनिल सुखवाल के साथ। आप सबको नमस्कार। जो साथी मंच पे हैं उन सबको, आप लोग जो आए हैं बच्चे अपने लेके, माँ बाप, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है, मैं नारायण हेल्थ सिटी बेंगलोर से हूँ और मैं बच्चों के ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ बेंगलोर में। तो मेरा आपसे एक्चुअली मैं आपके 5 मिनट लूंगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे अंदर। मैंने आपको सबको बोला भैया हम सबसे एक साथ में बात करेंगे। मैं आपसे 2 चीज के बारे में बात करूंगा। एक तो है कि जो प्रॉब्लम थैलेसीमिया की है उसको गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे मैनेज करना चाहिए, तो आज जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है। पहले मैं बात करता हूँ थैलेसीमिया के मैनेजमेंट के बारे में। जैसे आपको पता है कि एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी का मतलब है कि ये 2 माँ बाप एक गन लेके, हमारे शरीर में ब्लड बनने के 2 जीन्स होते हैं। जैसे 2 आंखें देखने के लिए, 2 नीज है यूरिन पेशाब बनाने के लिए, वैसे ही ब्लड बनने के लिए, खून बनने के लिए 2 जीन्स होते हैं। जो थैलेसीमिया बच्चों के माँ बाप होते हैं उनका एक जीन में एक कमी है, लेकिन एक कानून का सही होता है, नॉर्मल होता है। क्योंकि इनका एक जीन नॉर्मल है, जिनका यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनका ब्लड नॉर्मल से बनता है, कोई उनको पता भी नहीं होता कि इनके अंदर कोई कमी है। लेकिन जैसे जब ये 2 ऐसे हस्बैंड वाइफ जिनको दोनों में एक सब्जेक्ट कमी है, जिसको हम थैलेसीमिया कैरियर बोलते हैं, जब ये 2 शादी करते हैं तो बच्चे को 25% चांसेस है थैलेसीमिया मेजर होने के। अगर थैलेसीमिया मेजर जो बच्चा है जिसमें माँ से और बाप से एक खराब वाले का ना आए, दोनों खराब वाले इस बच्चे में आए, क्योंकि दोनों वाले जीन्स तो इसका बच्चे का ब्लड नहीं बन पाते हैं। जब बच्चे का ब्लड नहीं बन पाता तो लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर ब्लड देने की जरूरत होती है। तो जो ब्लड है, जो खून है,
इसके लिए लाइफ लाइन है, वो जिंदा रहने का एक ही माध्यम है कि हमको ब्लड दें बाहर से। अब ब्लड देना है बाहर से, जो कि बहुत जरूरी है, लाइफ लाइन है, उसको देने की कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहले जब वो ब्लड देते हैं, हम हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं, उस टाइम पे मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे सीएमओ साहब भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इनका बच्चों का जो ब्लड का लेवल है 9.5 से 10.5 का मेंटेन करें ब्लड देने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में से जब देख रहा हूँ मैं बच्चे, किसका ब्लड का लेवल 4 है, किसका 5 है, किसका 6 है, किसका 7 है। जब आप ब्लड को कम लेवल मेंटेन करते हैं 4, 5, 6, 7, ये बच्चों का ना तो ग्रोथ हो पाता है, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इनका पेस शक्ल बिगड़ जाती है, और पेट में जो हमारे 2 ऑर्गन होते हैं जिसको हम लिवर और स्प्लीन बोलते हैं, पिल्टी जिसको बोलते हैं, और कलेजा जिसको बोलते हैं, ये दोनों का साइज बढ़ जाता है, और उस साइज के बढ़ने से ब्लड का जो बाहर से जो ब्लड देते हैं उसकी आयु और भी कम हो जाती है। स्प्लीन बढ़ने से तो एक्चुअली ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को कि अपने बच्चे का जो ब्लड का लेवल है ब्लड देने से पहले 9.5 से 10.5 का मेंटेन करें। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है ब्लड देने में? जब हम 9.5 से 10.5 की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इतना ब्लड तो है नहीं, ना हमारे पास डोनर है, ना ब्लड की व्यवस्था है, तो हम कहाँ से इतना दे रहे हैं? ये मिथ्या है, मिथ्या नहीं। ऐसा जिसका ब्लड का लेवल 9.5 से 10.5 मेंटेन करते हैं, या दूसरे बच्चे का लेवल 4, 5, 6 मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 9.5, 10.5 वाले को ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी का ब्लड का लेवल 6, हमने इसको ब्लड दिया, उसका लेवल 9 पे चला जाएगा, और 9 धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर 1 महीने के बाद फिर से 6 चला जाएगा, फिर से ब्लड दिया, फिर से 9, फिर से 1 महीने के लिए 6 आया। इस बच्चे का जो एवरेज ब्लड है वो 7 के आसपास है, 7, 7.5 के आसपास। अब दूसरे बच्चे के एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसका ब्लड 9.5 है। आपने ब्लड दिया तो 13 तक चला जाएगा, और धीरे धीरे 1 महीने में फिर से 9 पे आ जाएगा, 9.5 पे आ जाएगा, फिर से ब्लड दिया, फिर 13 होगी, फिर धीरे धीरे 9.5 पे आ जाएगा। फिर दोनों बच्चे का ब्लड महीने में एक बार ही चल रहा है। एक बच्चे का लेवल 7, 7.5 मेंटेन हो रहा है, दूसरे बच्चे का लेवल 11, 12 मेंटेन हो रहा है। जो 11, 12 बच्चा है, इसको विद टाइम के साथ में ना तो उसका लिवर बढ़ेगा, ना स्प्लीन बढ़ेगा, ना शक्ल में चेंज होगी, और ना उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो उसका ब्लड का रिक्वायरमेंट वैसे रहेगा। लेकिन नीचे जो बच्चा जिसका 6-7 का लेवल है, उसका टाइम के साथ में लिवर स्प्लीन बढ़ने की वजह से उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। हफ्ते में 2 हफ्ते में ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि स्प्लीन जो है जब वो बढ़ना शुरू होता है तो ब्लड को खाना शुरू करता है, ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जिस बच्चे का ब्लड हम 9.5 मेंटेन है उसको ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी कम वाले लेवल पे होती है, इनफैक्ट कम पड़ती है रिक्वायरमेंट, लेकिन लेवल ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे मेरे बच्चे का तो 6-7 ब्लड का लेवल रहेगा, मैं जब नेक्स्ट मंथ जाऊंगा तो 6 रहेगा। इस बच्चे को 9 से 10 रखने के लिए आपको 1-2 बार जल्दी ब्लड लगवाने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चे का लेवल 6 था, आपने ब्लड दिया आज, 1 हफ्ते का फिर से चाहिए, सो दैट आप उस बच्चे को 9 से 10 में पकड़ पाए और उस 9 से 10 में मेंटेन कर पाए। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, क्योंकि मैंने आज जो भी बच्चे देखे हैं, ऑलमोस्ट मैंने कोई 46-47 बच्चे देखे हैं, 45 के बच्चे देखे आज, तो सबका लेवल, किसी बच्चे का भी लेवल 9 से 10 के बीच में नहीं है। जो बेस्ट देखा वो सब 8, 8.5, अदरवाइज सभी बच्चों का 4, 5, 6। इसी वजह से काफी बच्चों की स्प्लीन कितनी काट दी गई है। पर मैंने भी आज 3-4 बच्चों को बोला अपना स्प्लीन कितनी को काट दीजिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपका स्प्लीन कितनी बढ़ जाती है तो कोई ऑप्शन इसको काटना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस बच्चों को स्प्लीन की काटने की जरूरत ना पड़े, इनकी ग्रोथ ठीक से हो, इनका सेटअप चेंज ना हो, इसके लिए हमारा ब्लड का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मेरी सब समझ लीजिएगा। अब दूसरा कि जब ब्लड देने जाते हैं हम लोग, हम बच्चों को कितना ब्लड देना है। पहले तो ब्लड में 3 तरह के जो खून निकालते हैं, किसे डोनेट करता है, जो डोनेट करता है ब्लड, उसमें 3 तरह के कण होते हैं। एक होता है लाल खून, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है
प्लाज्मा पानी, के अंदर पानी जैसा होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और फिर होता है प्लेटलेट्स, व्हाइट सेल्स। तो ये 3 टन होते हैं ब्लड के अंदर। थैलेसीमिक बच्चे को सिर्फ रेड सेल, लाल खून की कमी है, प्लाज्मा की कमी नहीं है, प्लेटलेट्स की कमी नहीं है, व्हाइट सेल्स की कमी नहीं है। और जब हम ये चीजें देते हैं ब्लड के, लाल खून के अलावा जो चीजें हैं, व्हाइट सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वो बच्चे को हानि करते, नुकसान करते हैं। आपने देखा होगा काफी बच्चों को रिएक्शन हो जाती है, बुखार आता है, पेशाब लाल हो जाता है, शिवरिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनको रिएक्शन होती है ब्लड के साथ। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके कंपोनेंट्स मिलते हैं, सिर्फ कंपोनेंट मिलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि उस अस्पताल में, उस सेंटर में ब्लड लगवाए जहाँ पे कंपोनेंट की व्यवस्था है। जैसे सर ने भी बात करा था कि आपके यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है। कंपोनेंट मतलब है कि वो लाल खून को अलग रखते हैं, बाकी को टाइम देते हैं, बाकी आपके बच्चों को नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं पैक सेल, रेड ब्लड सेल या पैक सेल। तो इन बच्चों को सिर्फ पैक सेल देना जरूरी है, बाकी जो है होल ब्लड नहीं देना। होल ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, जो बच्चों को हानि करता है और रिएक्शन करता है। तो देना है लाल खून की गाढ़ उसको पैक सेल देते हैं। अब कितना देना है? हर बच्चे का जो ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है, खून का जो रिक्वायरमेंट है, एक बार में कितना ब्लड दे सकते हैं उसके वजन की ऊपर डिपेंड करता है। 15 से 20 ml पर किलो। अगर बच्चे का वजन 20 किलो है, 15 से 20 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 से 400 ml सेल्स को एक बार में दे सकते हो। अगर किसी बच्चे का वजन 40 किलो है, 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से 20, उसको हम 600 ml पैक सेल एक साथ में दे सकते हैं। तो ये यूनिट के हिसाब से नहीं, बच्चे के वजन के हिसाब से है। रफली जिस बच्चे का वजन 25 से 30 किलो से ज्यादा है, उसको हम 2 पैक सेल एक साथ दे सकते हैं। जिसका वजन 25 किलो से कम है, 1 यूनिट पैक सेल। 1 यूनिट पैक सेल में 220 से 230 ml के करीब पैक सेल मिलता है, तो हम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि छोटा बच्चा है, आज 7 किलो 8 किलो के बच्चे देखे, 10 किलो का बच्चा है, उसको 15 से 20 ml से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 किलो के बच्चे को 150 ml पैक सेल एक साथ दे सकते हैं। ज्यादा देंगे उसका ओवरलोड होगा। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, जो एक बार में ब्लड देना है, वो 15 से 20 ml पर किलो बच्चे के वजन के हिसाब से तो देना है, लाल खून गाढ़ा हो। तीसरी बात, ये ब्लड जो देना है वो कितनी देर में देना है। जो भी उस बच्चे का ब्लड का रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया 10 किलो बच्चे को 150 ml देना है, 20 किलो बच्चे को 300 ml देना है। ये 4 घंटे में चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कहीं पे काफी जगहों पे, स्पेशली आपके यहाँ तो काफी गर्मी है, जब भी ब्लड में रखा जाता है 4 डिग्री में रखा जाता है। जब ब्लड को से बाहर निकालते हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ जो है खराब होना शुरू, वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा रखें उतना ज्यादा सड़ने का चांसेस है। तो दैट मीन उसका फायदा जो है वो कम होता है। अगर कुछ 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लटका के रखेंगे, उसकी अंदर जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, आपको इतना फायदा नहीं मिल पाता। तो जब भी ब्लड से बाहर निकाली ब्लड को, उसके बाद उसको डायरेक्ट बच्चे को चढ़ाना है। उसको गर्म नहीं करना है, या कुछ लोग यहाँ पे रखते हैं, सर्दियों में लोग उसको वार्मर के सामने रख देते हैं, कुछ लोग धूप में रख देते हैं, वो नहीं करना है। बच्चे को ठंडा खून होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड बैंक से आया, उसको डायरेक्ट कलेक्ट करने शुरू कर दिया, 4 घंटे में खत्म किया, ज्यादा से ज्यादा 4.5 घंटे में खत्म किया। उसे ज्यादा लंबा रखने से इसका जो क्वालिटी है खराब हो जाता है, ब्लड अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है। एक और बात जो है, कितनी देर में ब्लड देना है। मैंने बताया आपको 9.5 से 10.5 का लेवल मेंटेन करना है, 15 से 20 ml देना है एक बार में। अभी कितनी देर में देना है ब्लड। हर बच्चे का जो साइकिल है अलग अलग चलता है। किसी बच्चे को 2 हफ्ते में, किसी को 3 हफ्ते में, किसी को 4 हफ्ते में, किसी को 5 हफ्ते में ये ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 9 से 10 मेंटेन करने के लिए। तो आप ये मत देखिए कि मेरे पड़ोसी बच्चे को कितनी देर में मिल रहा है। वो तो अभी पड़ोसी बच्चे को 5 हफ्ते में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 5 हफ्ते में देना है। आपको अपने बच्चे का साइकिल देखना है और साइकिल को फॉलो करना है। तो बच्चे का साइकिल अलग चलता है, लेकिन उनको 2 चीजों का ध्यान ये रखना है कि 9.5 से 10.5 लेवल मेंटेन करना है, 15 से 20 ml का करीब फसल देना है, गाढ़ा करने। ब्लड इनके लिए लाइफ लाइन है, ब्लड के अलावा कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन ब्लड की अपनी प्रॉब्लम्स है, ब्लड की अपनी साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट? एक, ब्लड के अंदर लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लोहे की मात्रा खून के अंदर, भगवान ने हमारे शरीर में लोहा निकलने का कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ है। तो लोहा अंदर जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। और वही जो भगवान ने हम नॉर्मल लोगों के लिए क्वालिटी बनाई है, क्योंकि हमारे शरीर से आयरन बाहर ना जाए, वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि लोहा अंदर जा रहा है के द्वारा, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। तो जब लोहा अंदर जाता है द्वारा, वो अंदर डैमेज करता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, हमारे लिवर को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ग्लैंड को डैमेज करता है। आपने देखा होगा जो बड़े बच्चे हैं, जो 10, 12, 13 साल के बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जो लड़का है, लड़की है, उनकी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ नहीं हो रही है। लड़कियों के पीरियड्स नहीं शुरू हो रहे हैं, लड़के की दाढ़ी नहीं आ रही है ना। किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है, किसी को लिवर डैमेज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोहे की मात्रा खून के अंदर है, वो अंदर जाके, अब पॉइजन है, वो जहर है, अंदर जाके सारी ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करता है। इसलिए लोहे को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, वो है दवाइयाँ, और कोई तरीका भी नहीं। और हमारे पास कौन सी दवाइयाँ हैं लोहे को निकालने के लिए? 2 खाने की दवाइयाँ हैं, बोलते हैं टेफ्रिसरॉक्स, उसके अलग अलग नाम आते हैं। टेसरॉक्स है, टेफ्रिजेट है, असुंद्रा है। आपके यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई में टेफ्रिटाज करके एक दवाई देखी है, वो मिल रही है, जो 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के दो तरह की गोलियां हैं। एक तो वो दवाई है, दूसरा है कैल्पर है 500 मिलीग्राम का, 250 मिलीग्राम का। ये 2 दवाइयां जिसे आयरन की लेवल कम कर सकते हैं। मैंने आप सबको आज इन दवाइयों का डोज बदल के दिया है, किसी को सेम कंटिन्यू किया है, किसी को बदल के दिया है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दवाइयां हैं लोहे को कम करने की। जिस बच्चे के 10 ट्रांसफ्यूजन हो गए, 10 बार ब्लड हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद सब बच्चों को ये दवाइयां देना जरूरी है, और लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर देना जरूरी है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि नहीं तो अंदर वो जहर, जो लोहा है वो अंदर जहर बन के अपने ऑर्गन्स को डैमेज करता रहेगा। अब ये दवाइयां तो ठीक है, लेकिन इसका सही मात्रा में लेना भी बहुत जरूरी है। दोनों दवाइयों का अपना डोज है। मैंने आज देखा कि आप सब लोग ये जो टेफ्रिसरॉक्स की दवाई है, एक गोली ले रहे हैं, सब एक गोली ले रहे हैं। तो 500 मिलीग्राम की गोली है या 250 मिलीग्राम की गोली है, कोई 250 में एक ले रहा है, कोई 500 में एक ले रहा है। इसका डोज वजन के हिसाब से, वजन मल्टीप्लाई बाय 40, मतलब अगर किसी को 25 किलो वजन है, इसको 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। तो इसको 500 में दो गोली लेने की जरूरत है। किसी का वजन 40 किलो है, 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया 1600 बनता है, तो दैट मींस को 500 की 3 गोली लेने की जरूरत है। तो मैंने आप सबको आज डोज एडजस्ट करके दिया है, प्लीज वो फॉलो कीजिए, सही डोज को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि मैंने तो नहीं आधी गोली को दे ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा उससे। सही मात्रा में सही डोज देना बहुत जरूरी है। दूसरा, कैल्पर का डोज होता है 100 मिलीग्राम पर किलो। तो किसी का वजन अगर 25 किलो है तो उसको 2500 मिलीग्राम, मतलब 500 की 5 गोली दिन में देना है। कैल्पर को दिन में 3 बार दिया जाता है, या टेसरॉक्स को दिन में 1 बार दिया जाता है। तो ये भी जानना जरूरी है। कैल्पर 3 बार, टेफ्रिजेट 1 बार, सुबह सुबह खाली पेट पानी या जूस मिक्स करके देते हैं। कैल्पर खाने के बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन 3 बार देना है। तो मैंने आप सबके आज डोजेस चेंज करी है, एडजस्ट करी है, प्लीज को फॉलो कीजिए। तो जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, डोज का भी एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। लोहे का लेवल कैसे मेजर करते हैं? फेरेटिन के साथ। तो मैंने आज ये देखा कि आप किसी भी बच्चे का फेरेटिन का लेवल चेक नहीं हुआ है, लोहे का लेवल चेक ही नहीं हुआ है। तो फेरेटिन का जो लेवल है, लोहे का लेवल, जहाँ पे ब्लड लगाते हैं हॉस्पिटल में, वहां पे 3 महीने में 1 बार लोहे की लेवल, फेरेटिन की लेवल को चेक करना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही है। और दूसरा, दवाई का डोज एडजस्टमेंट करने का जरूरत तो नहीं है। तो प्लीज आयरन की, लोहे की दवाइयां, जो कम करने की दवाइयां हैं, उसको नियमित रूप से ले, रोज ले। फोन पे अलार्म रखिए या जो भी, जैसे भी आपको याद रखना है। क्योंकि क्या होता है कि हमने कागज पर लिखा 2 गोली रोज लेगा, आप तो 6 दिन तो भूल ही रहे हैं, हफ्ते में 1 ही दिन ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो शरीर में जाएंगे तो अपना काम वो कर नहीं रही है। ठीक है। अब
दूसरी प्रॉब्लम ब्लड से क्या हो सकती है? एक तो मैंने बताया लोहे की मात्रा बढ़ जाती है और लोहे अंदर डैमेज कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है ब्लड से इन्फेक्शन आ सकता है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये ब्लड के द्वारा बच्चे में जाता है। जिस बच्चे को बार बार ब्लड की जरूरत पड़ रही है उसको ये इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसलिए कभी भी ब्लड टेस्टिंग के बगैर ना लें, हमेशा ब्लड टेस्ट करा के ब्लड चढ़ाए बच्चों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंडेट एक्चुअली HIV हेपेटाइटिस का टेस्ट करने, तो ये देखते हैं कि कहीं और ऐसी छोटी मोटी जगह पे जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रहा है या बिना टेस्ट करने बच्चे को ब्लड ना चढ़ा, क्योंकि अगर ऐसे में कोई बीमारी लग जाती है HIV हेपेटाइटिस सी, ये काफी सीरियस बीमारियां हैं, कोई अच्छा इलाज है नहीं, कोई लाइफ लॉन्ग एक और प्रॉब्लम जो है बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। तीसरा, कुछ लोगों ने मेरे को आज ये सवाल पूछा कि बच्चों को क्या खाना दे सकते हैं। वो सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि खाने में लोहा है, लोहे की मात्रा वैसे ही ज्यादा है, तो हम खाने से भी लोहा और देंगे। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों को इस खाने पीने में किसी चीज की परहेज ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे की जो मात्रा है खाने में मात्र 1% से भी कम जाता है। 99% जो लोहा अंदर शरीर में जा रहा है वो ब्लड के खून के जरिए जा रहा है। तो इसलिए खाने पीने में कोई परहेज नहीं करें। ये सारी सब्जियां, सारे फल, अंडा, चिकन, मच्छी सब, दो चीज का परहेज करना है। एक, लोहे के बर्तनों में खाना ना बनाए। अगर कोई कुछ जगहों पे लोहे के बर्तनों में खाने बनाने की प्रथा है, अगर आप लोग स्टील में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोहे के बर्तन में खाना ना बनाए। दूसरा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं लाल अवॉइड करें, लाल मांस ना वो अवॉइड। लेकिन अगर कोई नॉनवेज खाते हैं, चिकन, फिश, अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आयरन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो खाने पीने में कोई परहेज ना करें। सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं, सारे फल खा सकते हैं, सारे फ्रूट खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। और फिर इन बच्चों को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, फल की, सब्जियों की भी वहां से मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, जो इन बच्चों में वैसे कमी होती है। और लास्ट, इन बच्चों को एक्टिविटीज करना, मैंने देखा काफी जगहों पे इन बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। कुछ लोग तो स्कूल भी नहीं भेजते हैं। अगर स्कूल भेजेंगे तो एक्टिविटी कर रहे थे, मत लो, बाहर मत जाने दो। तो सबसे बड़ी जो हम उनको हानि पहुंचा सकते हैं वो ये है, खेलने कूदने ना देंगे तो उनको हानि सबसे ज्यादा पहुंचाएंगे हम लोग। क्योंकि जैसे में बच्चों में मांसपेशियां, मसल्स और हड्डियां, इनकी कमजोरी होती है जब ये इनकी उम्र बढ़ती जाती है। मांसपेशियों और हड्डियों की स्ट्रेंथ रखने के लिए एक ही तरीका है, वो है इनको खेल कूद में एक्टिवली इन्वॉल्व करना। 45 मिनट से 1 घंटा इनको खेलने दिया करें, जो उनको मन करता है। कोई खो-खो खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, जो इनका मन है 45 मिनट से 1 घंटा इनको हर रोज खेल कूद करने दिया करें, सो दैट इनकी मांसपेशियां, मसल्स और हड्डियां जो है वो मजबूत रहे। ये तो रही बात किसी ने आपको मैनेजमेंट के हिसाब से। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बीमारी को परमानेंटली ठीक करने का एक ही इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें इन बच्चों का बोन मैरो में प्रॉब्लम है, बोन मैरो का ब्लड बना नहीं रहा है। बोन मैरो हमारा फैक्ट्री ब्लड बनाने का, इनकी बोन मैरो से ब्लड नहीं बन रहा। आप इस बोन मैरो को रिप्लेस कर सकते हैं, इस फैक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। इनकी बोन मैरो में दूसरे किसी का बोन मैरो डाल के, नया बोन मैरो डाल के जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। इस चीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इस बीमारी का परमानेंट इलाज हो सकता है, लेकिन हमको देखना पड़ता है कि डोनर किसका बोन मैरो दिया जाए। उसके लिए मैचिंग का टेस्ट किया जाता है, जो हम आज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सरे टाइपिंग मैचिंग बच्चे का और उसके भाई बहन का या फैमिली मेंबर्स का। हमारे जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे एक्सरे टाइपिंग होता है। हर एक बंदा जन्म पे अपना एक्सरे टाइपिंग लेके आता है, जैसे आधार कार्ड है, फिंगरप्रिंट है, वैसे एक्सरे टाइपिंग लेके आता है। तो मतलब आपका एक्सरे टाइपिंग जन्म में लाइफ लॉन्ग वही रहेगा। तो एक्चुअली आता से आधा मदर से आता है, आधा फादर से आता है, आधा पिताजी से आता है, आधा माता से आता है। तो इसलिए जब हम एक्सरे टाइपिंग का जांच करते हैं
भाई बहन का मिलने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक ही माँ बाप से आए, तो उनका मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा भाई बहन से होते हैं। तो मैंने आज आपको बोला था कि जब आएंगे बच्चे का जो पेशेंट है उसका भाई बहन को लेके आइए, सो दैट उनका एक्सरसाइज में जांच करता है। ये महंगा टेस्ट है, एक आदमी का 12,000 का खर्चा है, तो अगर हम 4 साल करें तो 48,000 का खर्चा है। तो ये लेकिन हम निःशुल्क कर रहे हैं, फ्री शिविर कर रहे हैं, फ्री एक्सरे टाइपिंग जांच कर रहे हैं। ये सैंपल यहाँ से जाके लेबोरेटरी भेजे जाएंगे, रिपोर्ट आने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। जब रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको हम कम्युनिकेट वापस बताएंगे कि मैचिंग का कैसे है। हमारे पास कैसे मैचिंग होगी, सबसे पहले देखते हैं कि क्या घर में कोई फुल मैच है इस बच्चे के साथ में, इसको बोलते हैं फुल एक्सरे मैचिंग। अगर फुल एक्सरे मैचिंग है घर में, जैसे मैंने बताया भाई बहन का मिलने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई मिल जाता है तो वही रुक जाते हैं, उसी को यूज किया जाएगा डोनर के लिए। अगर किसी का फुल मैच नहीं आता है घर में, जैसे समझ लो कि अपने भाई बहन का कर लिया, मदर फादर का कर लिया, फुल मैच नहीं आता है, तो हम क्या करें, इंडिया में बाहर वर्ल्ड में कोई भी दुनिया में कोई है क्या जिसका बच्चे की जैसा है, वो हम लोग सर्च करते हैं। रजिस्ट्रियां बनी है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी रजिस्ट्री बनी है जहाँ पे लोग, जैसे मैंने अपना एक्सरे टाइपिंग डाला हुआ है, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सरे टाइपिंग करके रजिस्ट्री में डाला हुआ है कि जैसे ब्लड ब्लड बैंक, वैसे ही एक्सरे टाइपिंग बैंक है जहाँ पे हम आपका एक्सरे टाइपिंग बच्चे का एक्सरे टाइपिंग डाल के उस बैंक में देखा जाएगा कि कोई वहाँ पे मैच है कि नहीं है। अगर कोई मैच निकल आता है तो उसको यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फुल अनरिलेटेड डोनर। अनरिलेटेड आपके रिश्तेदारी में नहीं है, कहीं और है, ठीक है। तो ये एक और तरीके का ट्रांसप्लांट होता है। और तीसरा ट्रांसप्लांट होता है अगर आपका फुल मैच ना तो घर में मिलता है ना तो बाहर मिलता है, हाफ मैच से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सरे टाइपिंग आपको मदर से हाफ मिलता है, फादर से हाफ मिलता है। तो हाफ मैच अगर ट्रांसप्लांट करते तो हमेशा डोनर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मदर फादर तो हमेशा मैच होंगे हाफ मैच। अगर मदर फादर फुल मैच नहीं होंगे तो हाफ मैच तो हमेशा होंगे। तो मदर फादर से भी हाफ मैच ट्रांसफर किया जा सकते हैं। एक बार आज की रिपोर्ट आने के बाद में आपको सिर्फ गाइड किया जाएगा कि कैसे करें। किसी का फुल मैच हो तो फुल मैच के लिए आगे बढ़ेंगे, किसी का बाहर के लिए मैच हो तो बाहर के डोनर से आगे बढ़ेंगे, किसी का अगर बाहर के नहीं तो माँ बाप से आगे बढ़ सकते हैं। इसको हाफ मैच में ट्रांसप्लांट दे। अब ट्रांसप्लांट से ठीक होने का जो चांसेस है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, बच्चे की कंडीशन के ऊपर और जो डोनर है वो कौन सा डोनर है। बच्चे की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तभी मैं इतना फोकस कर रहा हूँ बच्चे की कंडीशन के ऊपर। बच्चे की कंडीशन का क्या मतलब है, उसका ब्लड आप क्या मेंटेन कर रहे हैं, उसका लोहे का लेवल क्या मेंटेन कर रहे हैं, उसका लिवर स्ट्रेन कितना बड़ा है। जितना आपका लिवर स्ट्रेन छोटा है, लोहे की मात्रा कम है, ब्लड का अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए इस बच्चे का जो हम आज देखें, आप सब लोग या आपके जो आज नहीं भी आए हैं, जो आप जानकारी में हैं, उनको ये चीजें का इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं होने का चांस नहीं भी करते हैं, ये बच्चों का क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका जो लाइफ स्पैन है अगर हम ठीक से मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा देर जिएंगे और ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो ज्यादातर पहले से बच्चों में 15-20 साल के बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए अगर हम मैनेज करें, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड का लेवल लेके, लोहे का लेवल लेके अगर हम मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक्सरे टाइपिंग का शिविर जैसे बताया 1.5 से 2 महीने में रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। बच्चे का ये देखेंगे कि इसका क्या डोनर है, कहाँ से डोनर है। आपको एक अच्छी न्यूज ये है कि जो बच्चे 12 साल से कम की उम्र है और उनके माता पिता की आयु इनकम 8 लाख से कम है सालाना और इनको मिलता है, या तो गवर्नमेंट मिलता है या बाहर मैच मिलता है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया से 10 लाख की सहायता मिलती है। हमारा हॉस्पिटल में वो एम्पैनल मिलते हैं तो 10 लाख की सहायता मिल जाएगी वहां से। प्रधानमंत्री लीग पर से 3 लाख की सहायता मिलती है। तो अगर आपका फुल मैच निकल आता है फैमिली तो प्रैक्टिकली फ्री ट्रांसप्लांट हो जाएगा। महंगा ट्रीटमेंट है, 15 से 20 लाख का खर्चा आता है ट्रांसप्लांट में। तो अगर लेकिन आपको फुल मैच मिल आते हैं आपके जो हमने आज शिविर लगाए हैं, तो ये 2-3 जगह लर्निंग अप्लाई करके आपका ऑलमोस्ट फ्री में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है आज, वो ये कि जब तक इसकी रिपोर्टें आती है 1.5 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, आप अपने कागज बनवा लीजिए। कागज क्या, सबसे इम्पोर्टेंट कागज क्या है, आयु, इनकम सर्टिफिकेट है ना। इनकम सर्टिफिकेट 5 लाख से कम होना चाहिए। माँ के नाम पे हो या बाप के नाम पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के नाम पे 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है 1.5 महीने के 2 महीने बाद रिपोर्ट आएंगे, आपका मैच निकल आया है
लेकिन जब अप्लाई करने जाएंगे आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कागज नहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे का माँ बाप का आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम, बर्थ सर्टिफिकेट, ये प्रूफ ऑफ बर्थ, वो अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो भी बनवा लीजिए। कुछ कागज बना के रख लीजिए सो दैट जब तक ये रिपोर्ट आती है तो आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये फंडिंग भी अप्लाई जो है वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपके कागज जो है बराबर होने चाहिए। तो ये सब जानकारी आप सबको देने की। हाँ, लास्ट मैंने देखा इसके सिर्फ लोग अपने भाई बहन, बच्चे के भाई बहन है लेकिन लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि शायद वो डर गई, भाई अगर मेरा बच्चे को, एक बच्चे को थैलेसीमिया आई है, दूसरा बच्चा नॉर्मल है, इसको डोनेट करा दूंगा उसको भी कुछ हो जाएगा। बोन मैरो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट आधा लिवर देना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट किडनी देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बोन मैरो जहाँ से हम उनका बोन मैरो लेते हैं डोनेशन के लिए, वो ब्लड डोनेशन जैसा है। हमारे शरीर में बोन मैरो की जो प्रोडक्शन है, जो बनता है, वो फास्ट रेट से बनता है। तो जो हम तो बोन मैरो लेते हैं डोनेशन के लिए, वो 2 दिन में फिर से बराबर हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि डोनर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपने अपने सेंटर में 2500 ट्रांसप्लांट किए हैं। हम बच्चों में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट करते हैं इंडिया में एक सेंटर, हम लोग 200 से ज्यादा ट्रांसप्लांट हर साल करते हैं। कभी भी डोनर को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डोनर की उम्र 1 साल होनी चाहिए, 10 किलो वजन होना चाहिए। उसके बाद कोई भी डोनेट कर सकता है, आज डोनेट के अगले दिन स्कूल जा सकता है। इतना सेफ है डोनर के लिए। तो डोनर की प्लीज चिंता करें, डोनर की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में, कोई कमी नहीं रहती है डोनर में। और भी डोनर कैरियर है, जैसे आप लोग कैरियर है, माँ बाप कैरियर है, डोनर भी कभी कभी कैरियर होते हैं। कैरियर डोनर बन सकता है, जिसका थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया कैरियर है, वो भी डोनर बन सकता है। 1 साल से उम्र ऊपर है, कोई भी डोनर बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और डोनर के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपसे बात करना चाह रहा था मैं। अगर आपके कोई जनरल क्वेश्चन है, जनरल सवाल है, प्लीज पूछ लीजिए। और अगर कुछ हम मेरे से मिस हो गया, कुछ आपके मन में कोई और सवाल है तो प्लीज पूछिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील धीरीवाल, संस्थापक प्रीमियर, आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन। किस प्रकार का आयोजन, किस अवसर पर आज किया? ये आयोजन पापा जी की स्मृति में था और रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रभारी सत्येंद्र जी, जो आप थैलेसीमिया सिकल सेल पर भी काम करते हैं, थैलेसीमिया सिकल सेल रेड क्रॉस सोसाइटी से आप यहाँ पधारे, आपके द्वारा ही यह कैंप आयोजित किया गया। इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ऐसी हमें अपेक्षा थी और अपेक्षा के अनुरूप यहाँ लोगों ने पधार लाभ भी लिया है। बाहर से, जोधपुर संभाग से, इंदौर से, भोपाल से, सीहोर जिले से, एमपी से काफी और आसपास के क्षेत्रों से लोग यहाँ पधारे, उनकी सारी जांच हुई और प्रॉफिट हुई है। और नारायणा हॉस्पिटल बेंगलोर से डॉक्टर सुनील जी भाट ने यहाँ अच्छा उदाहरण दिया, लोगों को जानकारी दी कि थैलेसीमिया में क्या क्या रखरखाव और जानकारी हमें रखनी चाहिए। साथ ही HLA टेस्ट की जांच का भी यहाँ एक प्रावधान रहा था। जो सक्षम थे उनका HLA टेस्ट यहाँ बिल्कुल जो भी कार्य था सारा निःशुल्क हुआ है। अगर किस प्रकार की जांच होती है HLA टेस्ट, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। इसके बेन में बोन मैरो की जो अंदर की जो जांच होती है, ये विषय किससे ही है, ये आप बैठे आप बताइए, मैं ज्यादा नहीं समझता। तो केवल ये समझता हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले जो परिवार के जो लोग होते हैं उनकी जांच होती है और पता लग सकता है कि क्या इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ पास होने पर आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आगे भेजा जाता है। उसमें भी काफी चीजें अभी बताई गई है कि 8 लाख से कम की अगर है तो उसको ग्रांट मिलती है, 10 लाख की भारतीय सरकार की, 3 लाख की, इस प्रकार 13 से 15 लाख की ग्रांट मिलती है। काफी रिलीफ मिलता है और हो सकता है बिल्कुल नीडी हो तो फ्री भी ट्रांसप्लांट की एक सुविधा यहाँ मिल सकती है हमारे इस कार्यक्रम के तहत। आज कितने पंजीकरण हुए हैं? और आज 55 पंजीकरण हुए हैं टोटल। इस HLA जांच के बारे में बताएं कि कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है और हमारे पास विराजमान है। आपसे आप बताएं। धन्यवाद।
सर स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम बताएं, आप किस संस्था से संबंध रखते हैं और आज किस प्रकार का आयोजन में आपने कैसे सहयोग किया, विस्तार से। मैं सत्येंद्र सिंह राठौर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी नीमच से हूँ। सुनील जी डिल्लीवाल जो है TBF के चीफ जो हैं वो हमारे परम मित्र हैं और काफी समय से हम थैलेसीमिया के लिए वो भी काम कर रहे हैं। जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो पता लगा कि अभी यहाँ तक HLA कैंप कभी यहाँ हुआ नहीं, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी और हमारी इच्छा थी कि इधर के HLA रोगियों, इधर के थैलेसीमिया पेशेंट्स को हम लोग कुछ ऐसा कैंप करें, क्योंकि आपको विदित है कि थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून नहीं बनता है और इसका इलाज जो है केवल एक ही है, वो इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले उसका HLA टाइपिंग होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, जिसका कि ब्लड ग्रुप होता है, उसी प्रकार से हमारी जेनेटिक ऑर्डर है उसका HLA टाइपिंग होता है। और जब किसी थैलेसीमिया रोगी का उसका HLA टाइपिंग करा करके उसके अपने स्व बंधुओं से उसका HLA टाइपिंग अगर मैच होता है तो ही वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकता है। तो इस प्रयोजन को लेकर के हमने ये कैंप आयोजित किया यहाँ पर HLA टाइपिंग, जिसमें अगर पारिवारिक सदस्यों का HLA टाइपिंग मैच नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि परिवार से अगर मैच ना हो तो इसके लिए क्या है कि दो ऑप्शन और भी होते हैं कि हाफ मैच या उससे ज्यादा मैच अगर किसका है, जिसको हैप्लो पद्धति कहा जाता है, उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और तीसरा एक और उसको मड कि दुनिया में हमारा HLA जैसा है वैसा अगर किसी का मिल जाए तो भी ये जो है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है अकॉर्डिंग टू DNA, अकॉर्डिंग टू HLA टाइप, DNA RNA ट्वाइस, क्योंकि HLA में DNA RNA को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं मैच हो जाता करता है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि नारायणा हॉस्पिटल के BMT डायरेक्टर जो पेडियाट्रिक ऑन्को हेमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुनील भाट सर, उन्होंने हमें समय दिया। वो ऐसा व्यक्ति है जिनका BMT सिबलिंग के अंदर प्लस हैप्लो के अंदर सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। हमेशा सिबलिंग के सक्सेस रेट 95 से 98% होते हैं, लेकिन इनके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं और ये ऐसा डॉक्टर्स हमें यहाँ पर आके हमें गाइड करके गया, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है उनका। और हमने यहाँ के जितने भी पेशेंट्स थे कोशिश की, क्योंकि आप देखिए कि HLA टाइपिंग कराने के लिए कितनी दूर से लोग चित्तौड़ में आए। जोधपुर संभाग के ऐसे लोग जहाँ पे कि एम्स काम करता है जो बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पे भी HLA टाइपिंग कुछ लोग नहीं करवा पाए या कुछ लोगों ने नहीं किया, उन्होंने चित्तौड़ कैंप का फायदा लिया। MP से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पे फायदा लिया। मतलब इसकी यूटिलिटी बड़ी ज्यादा है। कितने लोगों का पूरे भारतवर्ष में आज दिनांक तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं आप या आपकी संस्था के द्वारा? हाँ, मैं अभी तक जो है 15 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ, सभी निःशुल्क अलग अलग जगह पर। 16 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा अभी परसों एक ही दिन नारायणा हॉस्पिटल बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा हमने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, सिम्स अहमदाबाद, वेल्लूर, कोकिलाबेन मुंबई, इस तरह अलग अलग जगह जो है हमने कोशिश करी है कि बच्चों के हम ट्रांसप्लांट करवाएं। और ये सभी ट्रांसप्लांट सिबलिंग और निःशुल्क हुए हैं। इसमें 3 ट्रांसप्लांट हैप्लो भी हमने करवाए। जैसा कि अभी डॉक्टर सुनील भट्ट ने बताया कि इसमें जो 8 लाख से कम आय सीमा वाले वर्ग के लोग हैं वो अपना आय प्रमाण पत्र बनाकर और गवर्नमेंट से एड ले सकते हैं। तो किस प्रकार के एड इनको सरकारी सुविधाएं मिलती है और किस प्रकार से इनको एड प्रदान कराया जाता है, इस बारे में बताएं। बिल्कुल सर, क्या होता है जितनी जब बीमारी इस तरह की होती है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का आकर्षण होता है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इसके लिए CM फंड, PM फंड, PM ने भी एक अभी प्रोग्राम किया है स्टार्ट सिकल सेल के लिए। तो जब भी कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराता है तो PM अपनी तरफ से फंड देते हैं, जैसे 3 लाख का फंड है। आपके राजस्थान में भामाशाह योजना में भी इस बार इसको थैलेसीमिया के BMT को ले लिया गया है और वो भी इसके लिए फंड दे रही है। तो अलग अलग और भी बड़े बड़े NGOs हैं, 10 लाख का फंड बताए थे। और भी बड़े बड़े NGOs हैं जो अलग अलग जो है अपने CSR फंड से निकालते हैं। तो इसमें कोल इंडिया का नाम प्रमुखता से आता है। कोल इंडिया एक ऐसा सेक्टर है जो स्पेशल BMT रोगियों के
लिए थैलेसीमिया रोगियों के लिए बीएमटी के लिए फंड देता है, लेकिन उन बच्चों की उम्र जो है 12 साल से बिलो होना चाहिए, उनको फंड प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये इंडस्ट्री CSR फंड से भी इसमें फंड दिया जाता है कई कंपनियों द्वारा? कई कंपनियों दिया जाता है, लेकिन कोल इंडिया ने इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और वो इसके लिए विशेष फंड देता है, और इन्हीं फंड की वजह से जो बच्चे को निःशुल्क बीएमटी हो पाता है। नहीं तो 15 से 17 लाख रुपए का खर्चा बीएमटी में होता है, जो कि एक आम परिवार के लिए खर्च करना संभव नहीं हो पाता। अच्छा, आगे आगामी दिनों में क्या कार्य योजना आपकी है थैलेसीमिया को लेकर, ATBF के साथ लेकर, या अपनी स्वतंत्र? मेरा एक सपना है सर कि थैलेसीमिया मुक्त समाज अपना, इस क्षेत्र ये एक स्लोगन लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, और उसके लिए चाहे ATBF है, हम प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दोनों मदों में हम काम करना चाह रहे हैं, दोनों मदों में काम कर रहे हैं। हमारा एक ऐसा कहना है कि हर व्यक्ति थैलेसीमिया के बारे में नॉन हो। हम 10वीं की मार्कशीट के ऊपर थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है, नॉर्मल है, ये हम अंकित करना चाहते हैं, जिससे कि हर बच्चा को ये पता हो, हर पेरेंट्स को ये पता हो कि ये थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है। अगर माइनर है तो माइनर से शादी ना करे, ताकि एक मेजर बच्चा आने से रुक जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है 10वीं के मार्कशीट का इंपोर्टेंस आप जानते हैं, क्योंकि उसमें बर्थडे अंकित होती है और वो सभी दूर वांछनीय है। उसी प्रकार से ये जो है आवश्यक होती है, उसी प्रकार से हम चाह रहे हैं कि वहीं अगर अंकित हो जाएगा तो सबको नॉन होगा कि थैलेसीमिया क्या है, और जब ये नॉन होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी 100% जो है थैलेसीमिया मुक्त होगी। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मुक्त होंगे, और वो खून की बोतल पीकर के बड़े नहीं होंगे, वो हमेशा दूध की बोतल पीकर ही बड़े होंगे, और उनका विकास दूध की बोतल से होगा, खून की बोतल से नहीं होगा। यही हमारा सपना है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नियम निकालने जा रही है, जिसमें शादी से पहले पति और पत्नी दोनों को थैलेसीमिया की जांच कराया जाना आवश्यक, अनिवार्य होगा, और उसके बिना वो विवाह नहीं कर पाएंगे। क्या यह धरातल पर प्रैक्टिकल संभव है? 100% वैवाहिक जोड़ों का विवाह से पूर्व थैलेसीमिया की जांच कराना संभव है धरातल पर? मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। और लेकिन कोई भी चीज धरातल पे लाने के लिए और स्वयं की टेस्ट कराने के लिए आम आदमी को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम नियम कितने ही बना लें, लेकिन हमारे एनजीओ अगर वर्क नहीं करें और आम आदमी अगर जागरूक नहीं होगा तो कितने भी नियम हो वो धरातल पे उतरने में परेशानी होगी। इसलिए धरातल पे उतारने के लिए हमें सरकार के साथ मिलकर आम आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, और तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा। विवाह से पूर्व अगर कोई जोड़ा अपना थैलेसीमिया का जांच कराना चाहे तो क्या ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में, या सशुल्क है? तो कितना खर्च आता है एक जोड़े? बिल्कुल, कई जगह पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ये निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं अब, लेकिन अगर बाहर भी वो कराना चाहे तो 1000-1200 रुपए का टेस्ट है, इसको करा सकते हैं। क्या कहते हैं उस टेस्ट को? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, जो हम बाहर करा सकते हैं, और जिससे पता लग जाएगा कि हम थैलेसीमिया नॉर्मल है या माइनर है। आप मेजर नहीं हो ये पता है, क्योंकि अगर मेजर होते तो आपको खून चढ़ रहा होता, लेकिन ये पता करना जरूरी है कि हम नॉर्मल है माइनर या माइनर। जी। अच्छा, अंतिम सवाल की आज जो ATBF के साथ में आपने जो कैंप आयोजित किया, बड़ा ही सराहनीय रहा, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ा सुकून इस बात का हुआ कि चित्तौड़ में हुआ नहीं था, और हमने ATBF से मैंने कहा तो श्री सुनील जी उसके संस्थापक ने मेरी इस बात को माना और यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर के ये काम किया। मैं ATBF को धन्यवाद देता हूँ, और यही नहीं, मैं अलग अलग जगह जाकर के कोशिश करता हूँ अलग अलग संस्थाओं से जुड़ करके कि वो वहाँ उनके शहर में, सिटी में काम करें, और बाकी सुविधाएं और जो होती है डॉक्टर्स की या टेस्टिंग की, वो हम दूसरी जगह बात करके उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में आप एक बार अपने मोबाइल नंबर बता दें हमारे दर्शकों को, ताकि कोई आपसे संपर्क करना चाहे किसी सामाजिक सरोकार के रूप में तो कर सके। मैं स्वागत करूंगा कोई भी अगर मुझे फोन करे, क्योंकि मेरे सपने में आप भी साथ होंगे थैलेसीमिया मुक्त समाज अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 9425368556। एक बार और दोहराएं। 9425368556। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए, यहाँ चित्तौड़ की धरा में पधार कर और थैलेसीमिया रोगियों का निःशुल्क जांच शिविर लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आज के इस शिविर में आप लोग पधारे, और जैसे कि मैं डिलीवाल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को भी इसमें आमंत्रित किया। HLA टाइपिंग को लेकर के और जल्दजात जो ये बीमारियां हैं इसके बारे में ऐसा अनूठा शिविर चित्तौड़गढ़ में मैं सोचता हूँ पहली बार लगा। जहां तक मैं सोचता हूँ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसका कई बार निदान ही नहीं हो पाता। निदान का मतलब उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता, और लोग अनावश्यक CT स्कैन, MRI और बहुत सारी बड़ी बड़ी जांचें करवा देते हैं, और जो एक सिंपल सी जांच है उनसे हो सकती है HLA, वो कोई किसी के ध्यान में नहीं आती, करवाते नहीं है। और जब घूम के देखते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और एक छोटी सी चीज जो ब्लड से रिलेटेड है, और वो समय से अगर उसका उपचार चालू हो जाए तो आदमी विकलांगता की और दिव्यांगता की तरफ नहीं बढ़े और वो अपना खुद का काम कर सके, ऐसी स्टेज में पहुंच सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखा, प्रतिष्ठित परिवार है यहाँ पे, जिनकी कोई टाइप हो रही है, बैक पेन हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, MRI करवा ली, चले गए, घूम के आ गए सब जगह। अल्टीमेटली मैंने उस ट्राई करा, मैं कहा साहब आपका जो इस बाइक का शेप है, इससे मेरे को लग रहा है कि वैसे तो ये अर्ली एज में होती है, छोटे बच्चों में प्रारंभ हो जाती है बीमारी, पर हो सकता है आपकी कोई आजकल क्रियाशीलता कम हुई होगी, बीमारी ने आप दिखाया है, तो आप एक बार HLA करवा लें। पर आप ताजुब करोगे उसके HLA उनके पॉजिटिव आया, और सिंपल जो HLA की जो दवाइयां सारी की चल रही है जिससे वो ठीक हो गए, जबकि वो उससे पहले काफी पैसा भी बर्बाद कर चुके थे और शारीरिक कष्ट तो झेल ही रहे थे, अपना व्यापार में, बिजनेस में जो सारा समय बर्बाद हो रहा था। तो रिजवाल जी वैसे भी इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार करते हैं, जिसमें थैलेसीमिया से लेकर ब्लड से आज चित्तौड़ में अगर जो जैसे कि हरित क्रांति उसी वैसे रक्त क्रांति जो अगर किसी को माने, तो आज इनके ओड़ा में बहुत सारे NGO बन गए जो रक्तदान करके अपना हर चीज को आगे लाने के समाज सेवा में अपना योगदान बदलना चाहते हैं। उसकी शुरुआत आपने करी, और शुरुआत के अलावा भी आपने ऐसे ऐसे जन्मदिन का अवसर हो, चाहे एनिवर्सरी का अवसर हो, जो विवाह की एनिवर्सरी आती है उसका, सब पे इन्होंने ब्लड डोनेशन से उसको सेलिब्रेट करना और लोगों को एक उत्साह प्रदर्शित किया और एक समाज में जागृति फैली। आज रक्तदान से कोई घबराता नहीं, और कई बार तो ये स्थिति हो जाती है, अभी थोड़ा जरूर कम है, बाकी स्थिति ये हो जाती है कि हमारे यहाँ पे ब्लड इतना इकट्ठा हो जाता है, हमें आसपास के जिलों में भेजना पड़ता है। तो उस पर ही नहीं रुके आप, बहुत सारे आपने मेडिकल कैलिपर से लेकर के, बेड से लेके, बॉडी बॉक्स से लेके सारी सुविधाओं के लिए भी आपने एक सेंटर जो हमारे कलेक्ट्रेट चौराहे में पुराना अस्पताल है वहां चला रखा है। तो जो लोग खरीद नहीं पाते उन लोगों को बहुत सारा मिलता है उससे। और अब तो आप दान से लेकर के और देह दान तक पूरा आगे बढ़ चुके हैं। आपने मेरे से कितनी बॉडी डोनेट करवा दी होगी, जो एक अनूठा उपकरण है जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वो भी आपका ऋणी रहेगा। पीछे पड़ के सुबह 4 बजे से जब पता चलता है लग करके उसको कैसे भी व्यवस्था बैठे, जैसे कई बार सरकारी सिस्टम में लेने वाले भी आगे पीछे होते हैं, कौन जावे अभी क्या करें, पर आप सुनील जी बराबर लगे हुए रहते हैं। उसको किसी भी तरीके से जो उन्होंने ठान लिया कि मेरे को करना है, चाहे यहाँ की टीम हो चाहे भीलवाड़ा की टीम हो, कैसे भी करके वो करवा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है ये कि आप समाज के लिए ऐसा अनूठा काम जो आपकी ATBF कर रही है। और HLA के लिए मैं कह रहा हूँ चित्तौड़गढ़ में ऐसा पहला कैंप होगा, और मैंने खुद में देखे ऐसे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, ऐसे लोग हैं जो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने 4 सेंटर पे, किसी ने कहा 1.5 टेस्ला की MRI कराओ, 1.5 से करवाई, 3.5 से कराओ, उससे करवाई, सब कुछ कर लिया, वो किसी ने HLA स्टेप नहीं थे, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस कीजिए। और जैसे मेरे पास आए, मैंने खुद ने उनको HLA बताया और HLA पॉजिटिव आया, और आज उस सी गोली के ऊपर, क्योंकि ये अर्ली एज की बीमारी है, और अगर आप समय पे इसका नहीं इलाज करोगे तो ये बच्चे को या जो बच्ची है उसको दिव्यांग की तरफ ले जाएगी। उसके शरीर में एक अलग तरह की जो
एक जो कह सकते हैं अपन हैंडीकेप या दिव्यांगता की तरफ उसका अलग ही विकास हो जाएगा। तो उस रूप से बचने के लिए जो आपने प्रयास किया अक्सर बड़सा फलारे नारायणा से, वो भी एक प्रतिष्ठित और बहुत ही जो शिक्षित डॉक्टर है। आप हिमेटो ऑन्कोलॉजी और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने लगभग 100 ऐसे जो ट्रांसप्लांट करवा दिए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे बेले व्यक्ति तो जो चित्तौड़गढ़ कई ट्रेन से गुजरते हो तो बड़ी अलग बात है, कोई यहाँ की मिट्टी पे कदम रख के और हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, तो ये सांवरिया सेठ को भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। और कभी ऐसा लगा तो इसको दोबारा कैंप करके और ऐसे लोगों को जिनको इससे फायदा हो सकता है उससे जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया जिसके लिए 2 मिनट तो बोलने का दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कहाँ से आए आप? है जोधपुर से आया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश बंजारा है। क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ? समस्या क्या सकते हैं, मेरे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। मेजर थैलेसीमिया है? मेजर है। कितने साल का बच्चा है? 2.5 साल का बच्चा। अच्छा। और यहाँ पे अच्छा कैंप सुविधा भी अच्छी हुई है, कैंप भी अच्छा लगाया है। फ्री में निःशुल्क एक्चुअली टाइपिंग भी हो रहा है और मेरे तो एक्चुअली में पहले हो रही थी, और जो भी जिसको भी जरूरत है, जिसने जरूरतमंद को वो टाइपिंग हो रही है। और कैसे सूचना हुई आपको? मेरे मतलब एक मारवाड़ थैलेसीमिया सोसाइटी है, उसके द्वारा। सोसाइटी के द्वारा आपको सूचित हुआ, आप आए? हाँ।